यस। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों। तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और स्वागत है भारत के सबसे पावरफुल क्लास में। मुस्कुराइए आप किशन सर की क्लास में, मुस्कुराइए परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 की क्लास में है। चैट रेट बहुत तेज है। चलिए कुछ नाम पढ़ लेता हूं। रुद्रा, साक्षी, किशन, अंशिका, आंचल, कुशाल, अनुराधा, प्रिंस, विदुषी, आक्षा, तुजा, तरवीन, शहनाज, हर्ष, खुशी, पायल, रत्नेश, शिवांगी, करिश्मा, कन्हैया, रोहित। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये समझिए कि आज लेक्चर नंबर मेरे प्यारे बच्चे 2 है। अगर सच्ची सच्ची वाला बताऊं तो सच्ची सच्ची वाला आज प्यारे बच्चों क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो कि बढ़िया होंगे। ये तो पता नहीं कैसा चलता है ये, है ना? तो ओ ओ ओ ओ ओ हट जा रही है। आज मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर कैसा है प्यारे बच्चों? 2 है। तो यहाँ पे डालेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए। बहरहाल आप कभी अभी तक कैसे पढ़ रहे थे, इसके पहले कैसे पढ़ रहे थे, इसके बाद कैसे पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई माई का लाल आपको फिजिक्स में पछाड़ नहीं सकता। ठीक है ना? इस बात से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं। ठीक है ना? फिलहाल के लिए अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपने फर्स्ट लेक्चर तो देख ही लिया होगा यूट्यूब पर। सेकंड लेक्चर आपका यहाँ पे एप्लीकेशंस पे हो रहा है। तो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत कठिनाई रहती है तो प्यारे बच्चों आप हमसे बता सकते हैं। बाकी बातें लास्ट में करेंगे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, मेरी लाइव लेक्चर्स में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यार मेरे साथ पढ़ने का साफ मतलब है कि अभी मैं बहुत आराम से चलूंगा, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, स्पीड बढ़ेगी। ये बात मैं आपको एकदम सच सच बता दे रहा हूँ। ठीक है? तो ईमानदारी से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, परिश्रम बैच की नोट्स बनाना है। लाइव नोट्स मत बनाइए, प्रयास करिए कि नोट्स को बाद में कंप्लीट करिए, लेकिन मेरे साथ बराबर चलिए। वीक में 3 क्लास हो रही हैं, जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं संडे को ले लूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लें। जिन बच्चों ने परिश्रम बैच अभी नहीं ज्वाइन किया है उन तक प्लीज एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। जो आपके बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, उनको फटाफट बोल दीजिएगा। ठीक है ना? बाकी ऐसे किसी भी प्रकार की दिक्कत रहती तो आप हमको प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है? चलो, तो आपको समझ सब आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। हेलो बेटा, हेलो अंश, कैसे हो? नहीं बेटा, मेरी वीक में 3 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस का आपको शेड्यूल आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है? चलिए, बहरहाल चर्चा कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग प्यारे बच्चों कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम का नियम, कूलम का नियम, गुलाम का नियम कह सकते हैं आप लोग। गुलाम का नियम प्यारे बच्चों, गुलाम का नियम तथा सदिश रूप, तथा मेरे प्यारे बच्चे सदिश रूप। पहले लेक्चर्स में सिर्फ हमने आवेश के विषय में बताया था, आवेश के क्षेत्र के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि अगर कोई आवेश स्थिर रहता है तो 5 मिनट लेते हैं, तो जो हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने आपको वैद्युत वाला टॉपिक स्टार्ट करा था। मैंने कहा था कि वैद्युत का मतलब जब भी आपसे चर्चा करेगा, ये मैं प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स को रिकैप कर रहा हूं, यानी कि इसके ठीक पहले हमने क्या पढ़ा था। हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे हो सीधे मुंह उठा के पहुंच गए हों, है ना? तो घबराइए नहीं, आराम आराम से पढ़िए। जो है दिल एकदम बैठना नहीं चाहिए। आप अच्छी क्लास में और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? जब भी विद्युत की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे आवेश के बारे में चर्चा करेगा। और आवेश कहा जाता है किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस। ठीक है ना? आवेश हमेशा किसी वस्तु के प्यारे बच्चों द्रव्यमान से आता है, यानी कि अगर द्रव्यमान है तो आवेश का संभव है, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश का होना संभव नहीं है। ठीक है ना? इसमें हमने सबसे पहले आपको स्थिर वैद्युतिकी के विषय में बताया था कि जब स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युत का मतलब होता है चार्ज। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि
स्थिर आवेशों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चे, स्थिर आवेशों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर आवेशों का मेरे प्यारे बच्चे, स्थिर आवेशों का बाबू क्या है? अध्ययन है। ठीक है ना। स्थिर आवेशों का अध्ययन प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा मेरे प्यारे बच्चे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें मैंने आपको पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है और आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है ना। कोई मुखिया होता है, उसका पूरे गांव में दबदबा होता है। तुम्हारा जैसे तुम स्कूल है, तुम्हें कुछ लोग जानते होंगे, जैसे मुझे पूरे यूपी के बच्चे जानते हैं। पूरे यूपी में आपके किशन सर का दबदबा है। तो कुलाम का मेथड अभी हमने बताया नहीं, तो समझ कैसे आ जाएगा? चट्टा कहेंगे, बहुत पीटेंगे, है ना। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। इसके बाद जब हम आवेश को दौड़ाने भगाने का काम करते हैं तो हमारा चैप्टर वैद्युत धारा आता है। ठीक है ना। ये बात हमने बता दिया था कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आवेश हमेशा प्यारे बच्चों क्वांटीकृत होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया था। क्या आप सभी को याद है मेरे प्यारे बच्चे? आवेश और प्यारे बच्चों आवेशों की गुण के बारे में हमने पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो रहा हो। आवेशों के गुण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आवेशों के गुण के बारे में हमने आपको बता दिया था कि आवेश प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक तो प्यारे बच्चे मेरे प्यारे भाई, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक आवेश होता है ना। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ऋणात्मक आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने आप में आवेश एक मूल आवेश है। इसमें हमने दूसरा टॉपिक आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर प्लस माइनस NE बताया था कि आवेश का स्थानांतरण हमेशा पूरा पूरा होता है, आधा तिया नहीं होता, यानी कि पूर्ण आवेश का, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर अगर आवेश स्थानांतरण होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 बाबा जी की जयकार। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमने आवेश के विषय में ये बता दिया था कि आवेशन की प्रक्रिया में आवेशन कितने प्रकार का होता है, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन आपके सिलेबस में है, प्रेरण और चालन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने उसका वैल्यू बता दिया था, इसके मतलब को बारे में चर्चा कर लिया था। ठीक है ना। आवेश प्यारे बच्चों एक अदिश राशि है, इसके बारे में हमने बता दिया था कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का कोई डायरेक्शन नहीं होता। कोई इंसान बहुत अच्छा है तो वो 2 किलो अच्छा है उत्तर की दिशा में, तो हमने बताया था किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण प्रॉपर्टीज कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, यानी कि सदिश राशि नहीं हो सकती। वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? अदिश राशि होगी, है ना। इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी हमने, ये प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स में हमने मोटे मोटे बात की चर्चा कर ली थी। सवाल ये था कि अगर 2 आवेश है उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में बल लगती है, यानी कि ताकत लगती है। फिर हमारे पास न चाहते हुए भी वहां पर एक आदमी आ गया था। ठीक है ना। तो आवेश के विषय में, आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपको याद हो तो मैं फिर से बता रहा हूं वही चीज कि हमने रिकैप शॉर्ट नोट्स के लिए, आपके प्यारे बच्चों ये शॉर्ट नोट्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि आवेश एक प्यारे बच्चों अदिश राशि होती है। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। इतनी बातें हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी एक स्लाइड पे हमने दे दी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कभी भी इस भाई को, आप सभी की कभी भी जरूरत कहीं पर लगे आप बोलिएगा। दिन गुड़ते 24 गुड़ते 7 डायल 100 से भी तेज स्पीड है मेरी। पूरे यूपी में 24 गुड़ते 7 सेवा उपलब्ध है। बिना नॉन स्टॉप इंजन है हमारा, कभी रुकता नहीं। पूरे यूपी में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कभी भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। अगला आदमी उड़ जाएगा, समझ गए। अगला आदमी साफ हो जाएगा अगर वो तुम्हारे साथ गलती करने की कोशिश करेगा तो। ये हम तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल ये सारी चीजें थी, है ना। तो आवेशन की प्रक्रिया में भी ये हम रिकैप करा रहे हैं, याद करिए। पिछले लेक्चर्स को हम रिवाइज करा रहे हैं, इसके बाद हम आगे ही चलेंगे, ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसा होता है आपको वो देख सकते हैं। प्रेरण द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों? टच किए, ये चालन में टच किए होता है, इसमें विदाउट टच होता है। इसमें टच देखो, टच हुआ है और आवेश का स्थानांतरण हो गया है। इसमें बिना छुए आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तो आवेशन यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चे। चलो समझ गए। हेल्पलाइन नंबर भी चाहिए, वाह भैया।
भाई रुका तो है दे तक खाए भरेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़े हम लोग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में भी आए, है ना। चलिए फिलहाल हमारे पास आ जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। कूलम्स ने बताया कि प्यारे बच्चों अगर दो आवेश हैं, ठीक है ना, चलिए यहां से शुरू कर रहे हैं, फिर यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि अगर दो आवेश, एक आवेश Q1 है और एक आवेश मेरे प्यारे बच्चों Q2 है, और दोनों को अगर आपने r दूरी पर रख दिया, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमने आपसे ये कह दिया कि दो आवेश हैं, दोनों कुछ दूरी पर है, यानी कि r दूरी पर है, तो दोनों के बीच में एक बल लगता है, या तो वो बल मेरे प्यारे बच्चे आकर्षण का हो सकता है, या तो वो मेरे प्यारे बच्चे बल प्रतिकर्षण का हो सकता है। क्योंकि एक का आवेश कहीं पर रखा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता बल ना लगाए। देखो एक लड़का एक लड़की रहेंगे तो कुछ ना कुछ ताकत लगेगी, उनके बीच में आकर्षण हो सकता है, समझने वाली बात है ना, कभी ना कभी हो सकता है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, पाप है सब, समझ गए। और दो लड़का रहे, है ना, दो अगर गधेल रहे दो लोग, तो कहीं अगर दोनों लोग एक जैसे हैं, दोनों गर्माहट, दोनों लोग झगड़ा करेंगे, दोनों आपस में पटका करेंगे। गुलाम क्या होता है, चोट्टा कहेंगे। गुलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, आवेश का मात्रक गुलाम होता है, क्योंकि गुलाम ने आवेश के विषय में बताया था, चोट्टा नहीं तो आए। आवेश के विषय में हमने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। आवेश के विषय में रिवीजन करा दिया भैया, अब आगे बढ़ लेते हैं। रिवीजन करते रहोगे तो अगला लेक्चर कब बढ़ेगा। बायोलॉजी कैसे पढ़े भैया, हाथ से पढ़े, हाथ से लिख कर ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये सब हम लिखवा चुके हैं, हाथ से लिख कर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो बल लगता है मेरे प्यारे बच्चे, जो ताकत लगती है ना, कूलाम के नियम के अनुसार, अर्थात यहां पर लिखेंगे बाबू कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। परिभाषा अपने से बनाना सीखिए, परिभाषा अपने से लिखने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए दोनों आवेशों का परिमाण ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, आवेशों का परिमाण कम होगा तो बल कम लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के प्यारे बच्चों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास, यानी कि इसके बीच में दूरियां बढ़ा दोगे, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो होगा प्यारे बच्चों वो कम लगेगा आप सभी का। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। यहां तक हालांकि बता चुके थे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे बालक हैं, है ना, प्यारे प्यारे हैं, कम पढ़ते हैं, अभी कम पढ़ रहे होंगे, अभी मौसम का नजारा ले रहे होंगे, आंधी पांधी का वेट कर रहे होंगे, है ना, टिकोरा बीन रहे होंगे, आम का वेट कर रहे होंगे, आए आम की चटनी खाने में व्यस्त होंगे आप लोग। पढ़ेंगे कैसे, समानुपात का चिन्ह जब हटता है मेरे प्यारे बच्चों तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, एक स्थिरांक आता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई, ये लेटने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब तुम सोच रहोगे ये पिशाचों की तरह ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं प्यारे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना, जिसका मान सम्मान आपसे पूछा जाता है, इसकी मात्रा को बीमा हम लोग बता चुके हैं। निर्वात किसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की प्यारे बच्चों वैद्युतशीलता कहते हैं, याद रखिएगा, निर्वात की क्या कहते हैं बाबू, वैद्युतशीलता कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 8.85 और गुणते 10 की घात -12, और यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। इसको आराम से मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो ज्यादा ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कूलम्स लॉ होता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, कूलम्स लॉ होता है बाबू, वो कैसे होता है, कूलम्स लॉ जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो यही कहता है कि दो आवेश है तो उनके बीच में बल लगेगा, और उसके बीच में जो बल की गणना होती है, उन्होंने कहा आवेश का परिमाण हमें बता दो, डिस्टेंस बता दो, मैं बता सकता हूं 1/4 बेटा कांस्टेंट टर्म प्रिया बेटा आता है जब भी कोई फिजिक्स में कांस्टेंट टर्म हटता है, ठीक है ना, प्रायोगिक मान है, लाया गया है, और इसका पूरा मान होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात 9, ठीक है ना।
ये आपको वैसे गिवन रहेगा, है ना, दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निर्वात की वैद्युशीलता या अपसालन नॉट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने की क्या कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। पहले ध्यान से देख लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में कितना सटीक बैठ रहा है, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक एक चीज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी यहां तक मामला सेट है। देखो आवेश के अंदर हमेशा या तो आकर्षण का गुण पाया जाता है, या तो मेरे प्यारे बच्चे प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। या तो धक्का देंगे या तो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल आप कंघी अपने बालों में कंघी करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं, तो रीजन वहां पे लॉजिक यही आता है कि वहां पर आवेश के बीच में मेरे प्यारे बच्चे बल लगता है, यानी कि ताकत लगता है। तो ये आपके दिमाग में ये इतनी बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आवेश के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है कि नहीं है, जरा बताइए, ठीक है। क्लियर। सी बेटा, सी कहाँ लिखा हुआ, अब सारे नॉट लिखा, सी कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है एक बार वोट करिएगा। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा थम्स का साइन। कृतिका राय बेटा, क्यों इग्नोर करूंगा बेटा, है ना, रिप्लाई कर दीजिए बेटा। वीडियो रुक रुक जा रहा दिव्या। देखो एक ऐसा समझ लो कि यार सब बहुत कमेंट चैटेड बहुत तेज चल रहा है, इतना पॉसिबल नहीं है यार। तो थोड़ा कोऑपरेट करिए, मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। एक बार और बता दूंगा, ठीक है, एक बार और बता दूंगा। सवाल बता दूं, चलो। एक सवाल बच्चे ने कहा है, डिमांड करी एक बच्चे ने, कि एक बच्चे ने डिमांड करी है, ठीक है ना। चल फिर से बता देता हूं, चल कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। नहीं आया 10 बार पूछो, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खड़े हैं, ईमानदारी से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो भैया ऐसा है, चलिए एक सवाल आपने कहा कि हमें सर सवाल कराइए, सवाल कराएंगे तो समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको उस पर चर्चा करता हूं, ठीक है ना। कह रहा कि दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 4 गुणित 10 की घात -15 है। प्रोटॉन पर प्यारे बच्चों हमेशा धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश पाया जाता है। एक प्रोटॉन पर जितना धनावेश पाया जाता है प्लस में 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चे माइनस में 1.6 गुणित 10 की घात मेरे प्यारे बच्चों 19 कूलाम का धनावेश ऋणावेश पाया जाता है, इस पर धनावेश पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है वो प्यारे बच्चों धनावेश होता है। सवाल को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आवेश जो होता है, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया वहां पर हम यहाँ पर एक चीज थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके आगे और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो कूलम्स का लिया, जिसको नहीं समझ में आया कूलम का नियम ऐसे डाल लेंगे, कूलम का नियम। कूलम एक साइंटिस्ट है बेटा, देखो। और देखो आवेश जो होता है, पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो ना। आवेश जो होता है बाबू, आवेश हमेशा पटकी पटका करने की कोशिश करता है। आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, ये आवेश का गुण है, प्रॉपर्टीज है। हम बहुत दिखने में सुंदर है, मैं नहीं हूं, मैं तो कलुआ हूं, है ना। तुम लोग आग का दरिया हो, तुम्हारे किशन सर करिया है, लाइट नहीं होता तो एकदम बानर दिखते हम, समझ, लाइट की वजह से तुमको तनी मुनी हम गोरे दिख रहे होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आवेश जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, आवेश के अंदर एक आवेश का क्षेत्र होता है बाबू, क्या होता है, आवेश का आसपास का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में वो प्यारे बच्चों किसी दूसरे आवेश पर एक बल आरोपित करता है, जिसे प्यारे बच्चों वैद्युत बल कहते हैं। और वो जो वैद्युत बल होता है बाबू, वो ऐसा होता है कि वो वस्तुओं को आकर्षित करता है, अपनी ओर चिपकाने की कोशिश करता है। जैसे मैं ऐसे कूदा, है ना, तो हमारा कुछ द्रव्यमान है और इस धरती का कुछ द्रव्यमान है ना, तो धरती ने हमको खींचा, तो यहां पर एक बल लगा तब तो खींचा। जैसे इसको चीज को फेंका, जब इसको फेंका तो नीचे क्यों गिरा, इसको कोई चीज खींच रही है, लेकिन ये क्या है, द्रव्यमान है एमोन, ध्यान से समझिएगा। और एक हमारे पास धरती है जिसका द्रव्यमान है m2। हम लोग एक्चुअल में देखो बेटा, एक्चुअल में तुम समझोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये अर्थ है प्यारे बच्चों, और ये अर्थ की त्रिज्या है, अर्थ मतलब धरती माता जिस पर तुम बैठे हुए हो, तुमको समझो, एकदम डीप में समझा रहा हूं। अब तुम लोग प्यारे बच्चों यहां पर खड़े हो, समझो बात को। तुम जब कूदते फांदते हो, जब तुम कूदते हो तो वापस से धरती तुमको खींचती है, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान अगर m1 है
और तुम्हारा द्रव्यमान अगर प्यारे बच्चों m2 है और दोनों कुछ दूरी पर है अगर, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल आता है कि नहीं आता? यह बराबर कैपिटल में G m1 m2 बटे r का स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी से तो ये गुरुत्वाकर्षण बल बना। और किसी वस्तु के द्रव्यमान से आवेश आता है, कहीं पर द्रव्यमान है तो यहां पर आवेश होगा, क्योंकि इसी का तो गुण है। यार आप नहीं होते तो क्या आपकी अच्छाई होती, हम नहीं होते तो क्या हम कलुआ होते? तो प्यारे बच्चों, जब दो द्रव्यमानों के बीच में बल लग सकता है आकर्षण का, तो दो आवेशों के बीच में भी बल लगता है। इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, इसके बारे में कूलाम ने बता दिया। समझ में आया? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना भी की जाती है। एनसीईआरटी में प्रश्न आता है, अभी हम आपको बता देंगे। थोड़ा सब्र करिए, अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चूहे का कह रहा है कि चूल्हे का धुआं ऊपर क्यों उठता है? हल्की वस्तु पर प्यारे बच्चों ग्रेविटी नहीं लगती है। अगर जैसे हाइड्रोजन गैस, चूहे के सिर्फ चूल्हे का गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया बेटा, हीलियम गैस हो गया, ये सारी गैसें ना, ये सारी गैसें बेटा खुलने के बाद ऊपर उठती हैं। जिनका भार बहुत कम होगा, जिनका मासलेस, जिनका द्रव्यमान कम होगा, उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है। किसी वस्तु का भार W बराबर प्यारे बच्चों mg होता है। अभी खोलना चलूंगा फ्रिज तो पूरी क्वांटम खुल जाएगी यहीं पर, फिर कहोगे सर टॉपिक से भटक गए। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान गुणित ग्रेविटी होती है ना? तो द्रव्यमान कम होगा तो भार उस पर लगेगा कैसे? द्रव्यमान कम उड़ जाएगा, तुम्हारा भी भार हल्का हो जाएगा। आंधी में पतले दुबले लोग को पहले पकड़ा जाता है, छोटे छोटे बच्चे चुलबुलों को पहले पकड़ा जाता है, उड़ जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि वो उनका द्रव्यमान कम है, उड़ जाएंगे, ढंगला जाएंगे, आंधी तेज आएगी। सांड जैसे लोग ऐसे पौड़े रहते हैं, कभी देखे हो? उनको आंधी तूफान क्या, उनको तो बाढ़ भी नहीं हटा सकती है ना? उनको तो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाती है। बहरहाल खैर, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के आपको सीखना कूलाम का नियम। कूलाम ने कहा कि अगर एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है, अगर ये धनावेश है, चूंकि आवेश का गुण होता है, अगर दो धनावेश है प्यारे बच्चों, दो धनावेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक धनावेश है और प्यारे बच्चों एक ऋणावेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो आकर्षित करेंगे या फिर धक्का मारेंगे तो बल तो लगेगा। मैं किसी को एक चाटा खींच के मारूं तो चाटा मारने के लिए हमें ताकत तो लगेगा भैया। समझ में आ रही बात? हेमंत ठाकुर कह रहे हैं सर स्पीड कम करो, स्पीड बहुत स्लो है बेटा। प्लीज कमेंट मत करिए, आप समझने की कोशिश करिए। मैं 20 मिनट से पिछले सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। अगर इनको कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच में एक बल आरोपित होता है। वो बल कितना लगेगा इसको कूलाम ने बताया था। तो कूलाम ने सिर्फ ये बताया कि अगर दोनों आवेशों के परिमाण, ये दोनों का परिमाण, ये आवेश की वैल्यू है, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से प्यारे बच्चों आता है समीकरण 1 तथा 2 से। हम इसको मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं फिजिक्स में कि यहाँ पे समानुपात का मतलब होता है ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, और एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो यहीं से प्यारे बच्चों हमारे पास कांस्टेंट टर्म किया गया Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर, और यही कूलाम का नियम है। अब कूलाम का सदिश नियम पूछा जाता है, कूलाम के बारे में और भी चीजें, अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई तीसरा आदमी आ जाए, एक लड़का एक लड़की आपस में क्या कर रहे थे भैया, बैठ के बातचीत कर रहे थे, तब तक उनके पिताजी पहुंचे, मार चाटा चाट, मारते मारते बानर बना दे। अगर कोई तीसरा माध्यम आ गया तब क्या होगा, है ना? अगर माध्यम हटा दे, पिताजी को साइड कर दे, तब क्या होगा, तब कितना बल लगेगा। तो कहने का तात्पर्य कि इसके बारे में आगे आगे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ, मयंक द्विवेदी कह रहे एक बार और समझाए बेटा। ये तुम्हारे पास वीडियो ना जन्म जन्मांतर तक रहेगी, तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? किट आ गया बेटा, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ाई जरूरी है। आइए
न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, सोल्यूशन पे चलते हैं। एक प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, है ना, एक प्रोटॉन Q1 और दूसरा Q2 है। दोनों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों कितना है, 4 गुणित 10 की घात माइनस में 15 मीटर है, ठीक है। बल की गणना, सवाल में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो इसमें ये देखो कि क्या दिया है। दिया है प्यारे बच्चों, बल की गणना हमको करनी है। Q1 की वैल्यू कितना है और Q2 की वैल्यू बराबर है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर प्यारे बच्चों आवेश पाया जाता है। डिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू 4 गुणित 10 की घात माइनस में 15 मीटर। अतः कूलाम के नियम से यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 गुणित 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 और फिर 1.6 गुणित 10 की घात माइनस में 19 और बटे आर का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 गुणित 10 की घात माइनस में 15 और फिर प्यारे बच्चों 4 गुणित 10 की घात माइनस में 15। आर का स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो बल की गणना करना आसान हो गया। देखो दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर इसका दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 चौको 16 कट गया, बहुत बढ़िया। 16 नवैया प्यारे बच्चों 144 होता है। ध्यान से देखना, जिसका कैलकुलेशन बिल्कुल कम है। आरती बेटा साफ साफ सारी वैल्यू गिवन है, दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है, फार्मूला दिया है सेम जैसे कूलाम का नियम बताता वैसे वैसे इसमें वैल्यू गिवन है, वही वही चीज आपको समझा रहे। इसमें दिक्कत क्या है बेटा, है ना जानवी बिटिया। बेटा थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ न्यूमेरिकल भी लिखना है। 16 कन्नम 16, 16 नवैया 144 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 10 की घात 15 दूना 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और 19 दूना प्यारे बच्चों 38 हो गया, ठीक है ना। 38 19 दूना 38 और 38 में से प्यारे बच्चों 38 में से 9 चला गया प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना। तो गुणित 10 की घात प्यारे बच्चों माइनस में 29 और प्यारे बच्चों ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्यारे बच्चों 10 की घात प्लस में 30 हो जाएगा और नीचे हमारे प्यारे बच्चों 100 है, ठीक है। इसका मतलब 10 की घात 2 कम करना है। यहाँ पे 10 की घात प्यारे बच्चों कितना है 10 की घात 30 थी, यहां से 2 पावर कम करेंगे तो 10 की घात प्यारे बच्चों 28 हो जाएगी। 29 में से 1 चला गया तो नीचे 10 बचेगा ना। यह बराबर 144 गुणते 1/10, क्योंकि 10 की घात माइनस 1 नीचे आएगा तो 10, एक दशमलव बताएंगे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 14.4 इसका न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है अब सालन नहीं बेटा, ऐसा है कि 1/4 पाई यहां पर लिखा है ना जो, तो यहां पर हमने ऐसा किया हुआ है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसका पूरा मान 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 Q2 और बटे R का स्क्वायर। जो जो वैल्यू गिवन है रखना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन आप मेरे साथ भी कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछा जा सकता है, कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछा जा सकता है। पूछा जाता है कूलाम का नियम कैसा बल है, कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल है और प्यारे बच्चों कैसा बल है वैद्युत बल है। कूलाम के नियम से सर कंफ्यूज हो गए। कूलाम का नियम यही था बेटा, दो आवेश होंगे, दोनों आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में बल लगता है, या तो आकर्षण का है तो प्रतिकर्षण का। तो वो डिपेंड कैसे करते हैं, इस फार्मूले से डिपेंड करते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे, खत्म।
कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, समीक्षा प्रतिशत दोबारा, ठीक है दोबारा समझा देंगे, हमको क्या करना है दोबारा समझा देंगे। चलो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया यहां से दोबारा समझा देते हैं, लेकिन बेटा ये आखिरी बार, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना, ये आखिरी बार आपके कहने पे समझा रहा हूं, इतना 50 बार एक चीज को समझाया नहीं जाता है, समझिए इस बात को, है ना। जबकि गुलाम का नियम हम पढ़ा चुके हैं, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं है, सही बात तो ये देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। यह बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, एक बार इसका प्रायोगिक मान होता है, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है, तो इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं ना। कमेंट कम करोगे तो समझ आएगा, 9 गुणते 10 की घात 9 हो गया, ठीक है यहां तक। Q1 की वैल्यू क्या है, ये Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करिए। दो प्रोटॉन का मतलब दो आवेश हैं, कह रहा है कि जबकि उनके बीच की दूरी इतना गिवन है, डिस्टेंस दी है, प्रतिकर्षण बल पूछा है, चूंकि दोनों प्रोटॉन है, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, दोनों धनावेश है, इस वजह से बल वहां पे प्रतिकर्षण बल का लग रहा है, क्योंकि कूलाम का नियम कहता ही यही है, एक धनावेश एक ऋणावेश आकर्षण, दोनों धनावेश प्रतिकर्षण, दोनों ऋणावेश प्रतिकर्षण, खत्म बात हो गया। तो यहां से यहां तक मामला सेट है। तो यहां से Q1 की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घात -19 और फिर से 1.6 गुणित 10 की घात -19, ठीक, अपॉन r का स्क्वायर, दूरी कितना है 4 गुणित 10 की घात -15, इसका स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना पड़ेगा, 4 गुणित 10 की घात -15। कैलकुलेशन कैसे करी, दिक्कत जिसको है वो नजर स्क्रीन पर देखिए, दशमलव के बाद हटाएंगे, तो यही चीज हमने कैलकुलेशन में समझाई थी, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, जब ब्रिज कोर्स करा रहा था आपका पहला लेक्चर। दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे बाबू एक जीरो बढ़ जाएगा, बराबर बात है। देखो 4 चौको 16 हो जाएगा, बोलो हाँ, खट गया, 16 नवैया 144, एक साइड में लिख लिया 144, खत्म। 10 की घात 19, 19 38 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होने पे घाते आपस में जुड़ जाती हैं। 10 की घात 38 हो जाएगा, माइनस में मेरे प्यारे बच्चे 38, ये 10 की घात -30 है, ऊपर चला जाएगा तो +30 हो जाएगा, बराबर बात। अब यहाँ पे 10 की घात 9 पहले से था, तो 10 की घात 9 यहां से पहले से ही है, यहां से अपॉन में प्यारे बच्चों 10 दहमा ये 100 हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे 100 हो गया, बोलो हाँ। अब बताओ 30 में से ये चला गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना, अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहो तब भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर उतना ही आना है। मैंने क्या कहा भैया, 15 दूना 30, 19 दूना 38, 38 में से 9 चला गया भैया, कितना हो जाएगा, 38 में 29 हो जाएगा, 29 में से 30 चला गया, 10 की घात 1 बच जाएगा, 2 जीरो तुम कम कर दो, बहुत तुम्हारी इच्छा हो रही है। सर आपकी टीम से 33 कोई बात नहीं बेटा, इन्फिनिटी होगा आपके पास, है ना, साल भर की बैचेस वाला होगा सुविधा आपके पास, पढ़ लो भैया, है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो तुम कम कर दोगे, तो यहां से 7 हो जाएगा, 30 7 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 37, 30 7 37, 37 में 38 चला गया, 10 की घात -1, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों ये बराबर 144 गुणित 10 की घात माइनस में 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 144, नीचे आएगा तो 10, एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 14.4 इतना न्यूटन हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। पूजा सिंघा, ठीक है। अब ऐसे न्यूमेरिकल को आप जब तक घर बैठ के एकदम सेम टू सेम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको उतना क्लियर नहीं होगा, तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल आ गया प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम का फार्मूला हमने पढ़ लिया, समझ गए कूलाम का नियम वैद्युत बल के लिए आता है, थम्स लगा दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गई यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया, फिर भी परेशान कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है बेटा, हम ही मिले हैं ना तुम लोग इतना आराम आराम से तुम लोग को पढ़ाते तब भी तुम लोग नाटक करता है। अरे ऐसा मास्टर मिलेगा रे तुमको भैया, है सही बताना, दिल पे हाथ रख के क्लियर थम्स करो बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, अब ये मत सोचो कि एकदम तुमको क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, ग से घड़ी, अंगवाने कुशनाय, च से चम्मच, छ से छछुंदर, तो ऐसे नहीं ना हो पाएगा, है ना। तुम लोग कहा चाहते हो जी, तुम लोग कहा चाहते हो कि तुम लोग को होमवर्क दे क से लेके ज्ञ तक लिख के आना, चलो
ये लेवल बचा है तुम लोग का। और भैया 1 से लेके 100 तक गिनती, चलो अब समझ में तो आएगा तुम लोग को कम से कम। और भैया रामायण, ऐसे 4 बार लिखना, रामायण रामायण रामायण, है ना। सविता, ऐसे 4 बार लिखना, ठीक है। ये होमवर्क है तुम लोग का। अब ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। बोलो हाँ, तो सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आए ये पढ़ने आओ भैया, फिजिक्स ना पढ़ने आए थे तुम, भूल गए क्या? टंग है बुद्धि। फिजिक्स पढ़ने चले थे, तो तुमको जब 4 चौक 16 नहीं आ रहा है, 16 में 144 नहीं आ रहा है, कहा करने चले फिजिक्स ले लिए है? काहे भी लो कर रहे मेरा जी, चट्टा कहीं मारते मारते बानर बना देंगे अभी। चलो यहाँ जो है कलरव पढ़ने आया है, बताओ। अरे इतना सरल मास्टर पढ़ा रहा है, बताओ। कि उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसी को प्यारे बच्चों कूलाम का नियम कहते हैं। खत्म हो गया। आए छठा कहेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब अवसालन नॉट का मात्रक, अवसालन नॉट के प्रकार। जैसे हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे आ गए अवसालन नॉट। तो अवसालन नॉट को 3 प्रकार होता है प्यारे बच्चों, है ना। एक होता है प्यारे बच्चों कुल या फिर निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एक होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और एक होता है सापेक्ष वैद्युतशीलता, है ना। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वैद्युतशीलता, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। चले आगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों सापेक्षिक वैद्युतशीलता। तीनों के बीच में रिलेशन कभी कभी पूछा जा सकता है। देखो जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा तुलना एक दूसरे के बारे में करते हैं। देखो फलाने एक बिटिया, फलाने एक लड़किया एकदम कितना नगद आहाय, देखा कितना बढ़िया पढ़ा, तो जोन बाटे बहुत नाम रोशन करे जोन बा कुल खानदान का। फलाने एक लड़किया बहुत चिबिल्ला बा। रिश्तेदार क्या काम करते हैं? एक की तुलना दूसरे से करते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि भैया हमें तुलना कर रहे हैं। कि जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अभिसालिन नॉट की, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों सापेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सापेक्षिक वैद्युतशीलता। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों सापेक्षिक वैद्युतशीलता। कहां कह रहे? सापेक्षिक, सापेक्ष का मतलब एक के सापेक्ष, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। सापेक्षिक का मतलब अबसालन नॉट आर लिखा होगा यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? अबसालन अपॉन में अबसालन नॉट, यानी कि किसी माध्यम में वैद्युतशीलता, है ना, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। जब किसी माध्यम की तुलना हवा से करी जाती है, हवा पानी, हवा चूंकि सर्वव्यापी माध्यम है हर जगह, तो निर्वात की जो वैद्युतशीलता होगी दोनों विश्व के बीच में, वो किसी माध्यम में वैद्युतशीलता, जैसे लकड़ी, कोयला, चम्मच, है ना, इन सब से तो कोई माध्यम आ जाए, कोई दूसरा माध्यम आ जाए, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अबसालन नॉट आर बराबर अबसालन अपॉन में अबसालन नॉट
इसके बारे में जानते रहिए, उतना नहीं डीप में आता है लेकिन आता है प्यारे बच्चों। तो तीनों का मतलब समझ लीजिए। निर्वात का मतलब हवा में, वायु माध्यम में। माध्यम मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, पानी हो सकता है, धातु हो सकता है कोई, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आपको पता है कि भैया सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग नॉर्मल ये कहते हैं, लियो भैया, यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/4 पाई होना चाहिए, 1/4 पाई होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करें, हमने कहा कि भैया हवा या वायु में, हवा या वायु में प्यारे बच्चों, हवा या वायु में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हवा या वायु में हम कहते हैं कि प्यारे बच्चों, निर्वात में अगर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि दोनों के बिंदु के बीच में हवा या निर्वात रहे, तो निर्वात के लिए वैद्युतशीलता का जो फार्मूला था वो ये आता है। यदि दोनों आवेश के बीच में माध्यम है, कोई मीडियम भरा हो, है ना, दोनों आवेशों के बीच में क्या हो प्यारे बच्चों, दोनों आवेश के बीच में कोई तीसरा, जैसे मैंने कहा ना कि कोई पापा आ जाए उनके, यानी कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा था और ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आवेश रखा था, ये दोनों r डिस्टेंस पर हैं, लेकिन निर्वात या वायु में अगर है तो प्यारे बच्चों फार्मूला यही रहेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला यही है। अगर कोई मीडियम आ गया, कोई दूसरा माध्यम आ गया, मैंने आपसे कहा जैसे पानी, हवा, बतास, तो दोनों आवेश के बीच माध्यम में हो, के बीच, दोनों आवेश के बीच माध्यम m हो तो, माध्यम k हो तो k से गुणा कर देते हैं, तो यह बराबर मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। k उस माध्यम का प्यारे बच्चों क्या है, परावैद्युतांक है। k किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और किसी माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग माध्यम के लिए मेरे प्यारे बच्चे अलग अलग होता है। किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो किसी माध्यम का जो मेरे प्यारे बच्चे परावैद्युतांक होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, हवा या निर्वात के लिए जो k की वैल्यू आती है मेरे प्यारे बच्चे वो 1 आती है ना। धातु का परावैद्युतांक अनंत आता है, ये सब प्रायोगिक मान है। से सभी माध्यम का जो मान होता है वो हमेशा k का मान 1 से अधिक होता है। एनसीईआरटी का प्रश्न आता है, जो किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक k होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, उसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा, हवा या निर्वात में अगर फ्री मीडियम में बात करते हैं तो फार्मूला 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है। यहाँ पर k की वैल्यू 1 है इसलिए लिखा नहीं है। मीडियम की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सीयूईटी में इसी का अनुपात पूछा था, ठीक है ना। सीयूईटी में इसी का अनुपात पूछा जाता है। सीयूईटी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो सीयूईटी एग्जाम में प्यारे बच्चों इसी का अनुपात पूछा जा सकता है कि परावैद्युतांक का मान कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जो प्रायोगिक मान है ना। ये सारे प्यारे बच्चों कैसे मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको हम, अब आप पूछेंगे कैसे आ गया, प्रायोगिक मान है। मैं पूछूं कि तुम्हारा नाम साक्षी है तो कैसे हो गया, तो ये थोड़ा सा वो है, ठीक है। हवा या निर्वात में डिफरेंस क्या होता है, हवा बेटा जैसे खुली हवा में आप सांस लेते, निर्वात मतलब होता है नी मतलब बिना, वात मतलब वायु, निर्वात इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे हवा भी ना पैर मार, जहां पे पर हवा भी ना हो बिल्कुल भी, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कह रहा कि स्पीड थोड़ा तेज करिए, नहीं बेटा स्पीड अभी यही रहेगी, बाकी बच्चों को भी लेके चलना है हमको, ठीक है ना। कोई मीडियम आ जाएगा तो कैसे मल्टीप्लाई कर दो, वरना यही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। नहीं वैद्युतशीलता, देखो वैद्युतशीलता अलग चीज है, परावैद्युतांक अलग चीज है, ठीक है ना, याद रखना। वैद्युतशीलता अलग चीज है, परावैद्युतांक अलग है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। क्लियर है बात, मैंने परिभाषा भी तो लिखाया था।
ठीक है। परावैद्युतांक अलग चीज है बेटा। चलिए परावैद्युतांक की परिभाषा लिखवा देते हैं। परावैद्युतांक जिनको दिक्कत है, परावैद्युतांक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे कुचालक, ऐसे कुचालक पदार्थ, ऐसे कुचालक पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, यानी कि आवेश विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होने देते, ऐसे कुचालक पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ठीक है। क्लास रुक रुक के चल रहा चोट्टा। ठीक है, ठीक है। परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवित हो जाए। ध्रुवित का मतलब बदलना, टेढ़ा, ऐसा। जैसे ध्रुवित का मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं, मतलब मैं खुद से नहीं मुड़ूंगा, लेकिन अगर किसी को देखा तो ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं इधर उधर नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई सुंदर कन्या निकली तो आदमी का मूड ही ऐसे, लड़कों का फिर तरह कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अपने दोस्त के बेटे, देख 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 देख, वही बजरवन जो नादिन दिखान रही, लेकिन खुद से नहीं होते हैं। लेकिन अगर देखने पर क्या हो जाते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो देखने पर, रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, ध्रुवित का मतलब मुड़ जाना थोड़ा बहुत, परावैद्युत कहलाते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा परावैद्युत है ना ये, डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत से बना प्यारे बच्चों परावैद्युतांक, परावैद्युत से बना प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत से बना मेरे प्यारे बच्चे परावैद्युतांक। किसी माध्यम का प्यारे बच्चों वह गुण जिसके कारण आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान को कम कर देता है, परावैद्युतांक कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाई इलेक्ट्रिक, देखो परावैद्युत से बना है परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई दो आदमी बैठे थे, आपस में पटका पटकी कर, तीसरा आदमी आएगा तो छुड़ाएगा, या तो कहेगा मार डालो, तो यानी कि या तो खूब झगड़ा होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा गुरुजी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पराविद्युतांक का तात्पर्य क्या है, ये हमने आपको बता दिया। कि आपको समझ में आ गई क्या बात? आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। ठीक है ना। अब हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग लिखेंगे इसी में कॉपी में। हेडिंग दे लीजिए, नोट वाइज चलिएगा। पहले कुलाम के नियम की परिभाषा, फिर कुलाम के नियम में के का मतलब स्थिरांक, परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक की परिभाषा, परावैद्युत का पहले परावैद्युत की परिभाषा, फिर परावैद्युतांक की परिभाषा, फिर निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा वीमा, और मात्रक तथा वीमा लिखने के बाद असापेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, अपसालन नॉट अलग चीज है, वैद्युतशीलता अलग चीज है, परावैद्युतांक अलग चीज है ना, है ना। तो सबका अलग अलग होता है मान, जैसे धातु का अलग लिखवा दिए, ये सब लिखवा दिए। उसके बाद लिखेंगे दो आवेशों के बीच हवा में बल, है ना। हवा में बल, पहला हवा में बल, एफ एयर में बल बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट।
है ना। दूसरा माध्यम में बल, मीडियम लगाओगे तो एफ एम बाजा, राम नारायण बाजा। माध्यम का परिवर्तन के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। आर का उसका समीकरण 2, दोनों का बीच में संबंध का मतलब का डिवाइड कर दो, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। एफ अपॉन में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर एफ अपॉन में एफ एम हो जाएगा। बस, कोई कहने वाली बात है? ठीक है ना। दो आवेशों के बीच में हवा में निर्वात तथा माध्यम में बल में संबंध एफ अपॉन में एफ एम इक्वल टू क्या आता है। अब जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इस यूटी में प्रश्न एक न्यूमेरिकल पूछा गया था 2023 में, तो याद रखिएगा 2024 में तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एनसीईआरटी का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कूलाम्स के नियम का। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। थोड़ी बेसिक पे चले सर। आप यहाँ तो क्लास कहाँ से क्लास चला रहे हो, घर से? के बेटा कांस्टेंट टर्म आता है ना। चट्टाऊ एकदम पकड़ के एकदम ना गर्दन में ऐसे ऐसे कर देंगे अभी, ऐसे का ऐसे देखोगे। चट्टा कहीं कितनी बार समझाया हूं, 3-4 बार समझाया ना भैया, तो तुम लोग क्यों करता है? हम बोले थे ना, अगर माध्यम को परिवर्तन किया जाएगा तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, हवा के लिए के का मान 1 हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, खत्म। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कह रहा कब तक चलेगा? अरे पढ़ लो भैया, छुट्टी तो बाद में भी कर लोगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप, थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं, बैक टू द बेसिक। देखो कूलाम के नियम के लिए फिर थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं, बेसिक मतलब क्लास 11th पे। देखो जब भी अभी आपको सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म निकालना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपको हमेशा क्या लेना है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? यूनिट वेक्टर को कहते हैं प्यारे बच्चों एकांक सदिश, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों एकांक सदिश, जिसका परिमाण तो एक होता है लेकिन डायरेक्शन खूब बताता है। सदिश के लिए प्यारे बच्चों आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, वे राशियां, है ना, वे राशियां जिनके पास दिशा हो और परिमाण हो। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर तुमको उत्तर की दिशा में जाना है, इसका तात्पर्य क्या है कि 5 एक हमारे पास 5 किलोमीटर परिमाण है, उत्तर एक दिशा है, तो परिमाण तथा डायरेक्शन है, तो एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो सदिश राशि के लिए आप हमेशा एक वेक्टर फॉर्म जब लिखते हो, आपके पास एक परिमाण चाहिए और प्यारे बच्चों उसका डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो आर जो कैप होता है प्यारे बच्चों, इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसी को प्रदर्शित करते हैं। आर कैप बराबर क्या होता है, ये उस वेक्टर को लिखते हैं, उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा जैसे तुमको 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलना है बाबू, तो जो 5 है मेरे प्यारे बच्चों ये एक परिमाण है और एक हमारे पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया, तो उत्तर की दिशा में चलना है, इसका मतलब एक सदिश राशि हो गई, ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या होता है, इसे प्यारे बच्चों लंबकोणीय एकक सदिश भी कहते हैं यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास 3 दिशाएं, एक है x अक्ष, 3 अक्ष होता है, x अक्ष हो गया प्यारे बच्चों और ये है y अक्ष, और इन दोनों के लंबवत एक ऐसा होगा तुम्हारी दिशा में, ऐसे 3D। किसी घर का एक कोना पकड़ो, ध्यान से समझ लो, मैं फिर से कह रहा हूं, विनीत दुबे बेटा मन में चौथा लड्डू फूटा। हम लोग कूलाम्स के नियम तक समझ गए, साफ साफ एक तरफा एक चीज बताया, 10 बार बताया। अब मेरे प्यारे बच्चे जो मैं बताने चल रहा हूं
वो थोड़ा 11th पे चल रहे हैं। हमने साथ साथ लिख दिया ये बेसिक क्लास 11th का है, सदिश एवं अदिश राशियां, जिनकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ रही है। तो पहले मैं ये समझा रहा हूँ, उसके बाद कूलाम का सदिश नियम बाएं हाथ से भी लिख दूंगा, समझ जाओगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है माई बाप, है ना, है ना। आर को टोपी का मतलब उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, दिशा को, ठीक है ना। और जेड एक्स वाई और जेड की दिशा ऐसे होगी तुम्हारी तरफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड अक्ष। हमने कहा कि अगर आप एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या चला जाता है प्यारे बच्चों, आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में प्यारे बच्चों जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में प्यारे बच्चों क्या होता है, के कैप होता है। ये दोनों तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसे प्यारे बच्चों लंब कोणी एकक सदिश या फिर मेरे प्यारे बच्चों एकांक सदिश कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्यारे बच्चों एक वेक्टर है, हमने कहा एक्स अक्ष की दिशा में हमने कितना चला आई कैप, हमने वाई अक्ष की दिशा में कितना चला है प्यारे बच्चों जी कैप, हमने जेड अक्ष की दिशा में चला है कितना प्यारे बच्चों के कैप है। ये एक सदिश का निरूपण हो गया, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक आदमी एक ए है जो एक्स अक्ष की दिशा में भी चल सकता है, वाई अक्ष की दिशा में स्पाइडरमैन की तरह चल सकता है, दीवार भी चढ़ सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, ठीक है ना। आकाश में उड़ती हुई पंछी, एरोप्लेन, हवाई जहाज 3D मोशन में गति करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मम्मी का बक्सा उठाओगे तो प्यारे बच्चों 3D इमेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हम इस बक्से का ये वाला पोर्शन उठा रहे हैं मान लो, है ना, ये मम्मी का बक्सा है मान लो, ये अगर हम इसको एक्स अक्ष मान लें, इसको वाई अक्ष, तो प्यारे बच्चों इसको जेड अक्ष, तीनों क्या एक तीसरे के लंबवत हैं। हम वही चीज पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे एक कोना ये एक दीवार हो गया समझो, है ना। दीवार से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये घर में अपनी दीवार को समझो, जब हम एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष पढ़ रहे हैं, ये आपके घर का घर हो गया जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो सकता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो सकता है कहीं मेरे प्यारे बच्चे और पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी का एक कोना पकड़ो, ध्यान से समझो। अगर जिन बच्चों को दिक्कत आ रही सदिश को समझने के लिए, ये क्लास 11th की बहरहाल चीज है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है, क्लास 11 का, सदिश एवं अदिश बता रहा हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा, समझिए ध्यान से। अगर हमारे पास ये प्यारे बच्चों एक, मैंने कहा लाइब्रेरी में है, घर पे है, कहीं तो बैठ के पढ़ रहे हो जहां पे दीवार होगी, हमने कहा अगर आप इसको एक्स अक्ष मान लो, इसको वाई अक्ष मान लो, इसको प्यारे बच्चों जेड अक्ष मान लो, हमारे पास 3 अक्ष है ना, तीनों एक दूसरे से लंबवत है प्यारे बच्चों। एक आदमी जो एक्स अक्ष ऐसे चल सकता है, जो एक्स आई कैप है, ये आई कैप एक दिशा को दिखा रहा है। हमने कहा एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जेड, और जेड अक्ष की दिशा में हमने के कैप चला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये एक्स और वाई और जेड ये क्या है प्यारे बच्चों, परिमाण है, और आई कैप जे कैप जेड के कैप क्या है, दिशा है। अब इसका परिमाण अगर निकालना पड़े, मॉड ऑफ, परिमाण को मॉड से ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस से लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों जेड का स्क्वायर, है ना, ये इसका परिमाण आ जाता है। ये वेक्टर है जिसको ये निरूपित किया गया है कि कोई भी राशि, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किस किस डायरेक्शन में कितना कितना चला है। धरती में कलयुग में मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, कलयुग में आप 3 ही दिशा में चल सकते हैं, राक्षस है नहीं, पिशाच है नहीं, है ना, आदमी इंसान है, मोस्टली आप धरती पर ही चल पाएंगे, हवा में उड़ना, पैरासूट ग्लाइडिंग आता होगा तो चलो ठीक है। तो नॉर्मल एक्स अक्ष की दिशा में अगर आई कैप क्या, मैंने कहा फिर से एक डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। जब भी यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मुझे दिखाना की दिशा क्या होगी, तो किशन सर के सामने तुम्हें कैप लगाना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा भैया किशन सर जो थे वो एक्स अक्ष की दिशा में चले हैं, तो आप लिख दोगे आई कैप, इसका मतलब ये जो किशनवा है वो आई कैप चला है, एक्स अक्ष की दिशा में चला है। अगर किशनवा वाई अक्ष की दिशा में चला है तो आप लिखोगे किशन जे कैप। अगर किशनवा जेड अक्ष की दिशा में चला, ये लिखने का तरीका है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, दिशा को, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का डायरेक्शन लिखना हो तो उसके अंदर कैप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आदमी उसकी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, बहरहाल फिलहाल थोड़ा बहुत। अब हाँ, रावण होते तो तुम लोग तो पता नहीं कितने सीता मैया का अपहरण कर लेते, चट्टा अच्छा हुआ कि तुम लोग उड़ना नहीं जानते, है ना, वरना पता चला कि आधा से ज्यादा लोग आसमान में, ठीक है, समझ गए। तो ये तरीका होता है, ये परिभाषाएं हैं, दिशा है, परिमाण है, कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेटा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। अब हम कूलाम को थोड़ा सा तवज्जो देते हैं, कूलाम को ठीक इसी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि हमारे पास प्यारे बच्चों दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, ध्यान से देखिएगा, एक आवेश हमारे पास प्यारे बच्चों Q1 है, एक आवेश हमारे पास Q2 है। इस मूल बिंदु से प्यारे बच्चों इसकी दूरी और इसकी दूरी है ना, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इसका दो, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कूलाम के नियम को कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास Q1 और Q2 हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे दो आवेश हैं, ध्यान से समझिए। हमने कहा यहां से यहां तक जो इसकी स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, वो R1 है, और यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर इसकी प्यारे बच्चों क्या है, R2 है, ठीक है ना। अगर हम यहां से इधर जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसका मतलब हम ये देखेंगे कि ये आवेश इस पर बल लगा रहा है, इधर से इधर जाएंगे प्यारे बच्चों तो हम कहेंगे भैया ये आवेश Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। R से इधर आएंगे प्यारे बच्चों तो आप यहां से ऐसे लिखेंगे R12, क्या लिखेंगे बाबू, R12। अगर इधर से इधर जाएंगे प्यारे बच्चों तो आप क्या लिखेंगे, R21, है ना, R21। अगर इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं प्यारे बच्चों तो R12। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं इसको मिटा के फिर से समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क ख ग घ आता है पेपर में, यस बिल्कुल आता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आता है। समझ में आ रही बात, चलो समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा कम समझ में आया होगा, फिर से समझो और आखिरी बार समझो। हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखोगे डायग्राम तो थोड़ा डरोगे। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास एक आवेश Q1 है, ध्यान से देखिएगा, एक आवेश हमारे पास Q2 है, ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां तक इसकी स्थिति सदिश जो है प्यारे बच्चों R1 है, और यहां से यहां तक प्यारे बच्चों R2 है। दो कंडीशन हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि भैया ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है R12, हमने कहा कि ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है तो आप कहोगे R21। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है इधर की तरफ, और ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है इधर से इधर की तरफ। बात को मानते हो कि नहीं, बात बोलो, पहले ध्यान से समझ लो। हमने कहा कि भैया ये आवेश है F12, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित कर रहा है, ये आवेश इस पर बल आरोपित करेगा तो हमने कहा F21। आप किसी भी चीज को ले सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं आपको एक बात समझाता हूं, है ना, सब चीज को मार दो गोली। नॉर्मल हमने आपको एक शब्द में, एक लहजे में एक चीज बताई मेरे प्यारे बच्चों, वो ये बताया कि आवेश को यानी कि सदिश रूप को प्रेजेंट करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बेटा न्यूमेरिकल टफ लगता है, न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज एकमात्र तुम्हारे पास भारत का टीचर है जो न्यूमेरिकल की अलग से सीरीज चलाता है, न्यूमेरिकल डिकोड। तो तुम मत घबराओ, न्यूमेरिकल मैंने ही पनपाया है मार्केट में। बाकी जितने लोग न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आते हैं ना, प्रोडक्ट हैं हमारे, कितनी बार बोले, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, है ना, जो पढ़ा रहा उसको पढ़ो पहले। ठीक है, चलिए पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। माना Q1 और Q2 आवेश, माना Q1 तथा Q2 आवेश R दूरी पर स्थित हैं। चित्रानुसार, चित्र को थोड़ा सा डिफाइन करना दो हमको, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पानी पीते रहिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमने यहां पर ये कहा कि R1 के बारे में, हमने कहा कि भैया आवेश Q1 की स्थिति सदिश है, कि स्थिति मतलब कहां पर है आवेश, स्थिति सदिश है। अब अगर हमने कहा कि R2 क्या है भैया, तो हमने कहा भैया एक बात बताएं, आवेश Q2 की प्यारे बच्चों क्या है, आवेश Q2 की प्यारे बच्चों क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहां से R1 और R2, गुलशन गौतम, बेटा थोड़ा सा तो सबर कर लो, है ना,
ठीक है। अगर हम R21 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं बाबू, अरे ऐसे कैसे सनम हम तुम, एक चीज लिख तो रहा हूं। अगर हमने कहा कि भैया R21, तो हम ये कहेंगे भैया आवेश Q2 की, आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। समझ में आएगा, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। आवेश Q2 की स्थिति प्यारे बच्चों Q1 के सापेक्ष, हमने कहा भैया R12, आप लिखेंगे प्यारे बच्चों आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। मेरी बात को ध्यान से समझो। अब मैं इसी डायग्राम को यहां समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, हमारे पास एक आवेश यहां पर Q1 है और एक आवेश Q2 है। हमने कहा कि ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ये ठीक ऐसे हैं, समझो ऐसे। हमारे पास एक Q1 आवेश है प्यारे बच्चों और एक हमारे पास Q2 आवेश है, ध्यान से समझो। हमने कहा कि ऐसा है कि इस आवेश की स्थिति सदिश इसके सापेक्ष, तो हमने कहा भैया R12। हमने कहा कि ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है, हमने कहा ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, ये कूलाम का नियम है, और दोनों किसी मिलाने वाली रेखा पर ही करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे R21। जब हमने कहा कि R12, R21 का मतलब आवेश Q2 की, R21 का मतलब, जब हमने कहा कि प्यारे बच्चों R21, तो यानी कि आवेश Q2 का, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, ये कहां पर होगा, कहां पर कितना बल लग रहा है, इसके सापेक्ष। जब हम R12 कह रहे हैं तो आवेश इसकी स्थिति इसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। सापेक्ष ही होता है एक की तुलना में दूसरे का। अच्छा, सदिश का मतलब क्या है? जिसके पास दिशा है, परिमाण है। आप किसी को देखते हो, किसी को देखकर ही तो बता सकते हो, किसी का डायरेक्शन बिना देखे नहीं बता सकते हो किसी की स्थिति। किसी को देखोगे ऐसे भाग रहा है, तुम कहोगे फलाने कहा इधर गया चुरा के, इधर भागा। फलाने की लड़की किसके साथ भागी, इधर किसके दिशा में भागी, इस दिशा में भागी, तो तुम देखे होगे तब तो बताओगे इस दिशा में भागी। इसका मेरे पास ट्रिक भी है, एक लाइन में बता दूंगा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले इसका डिटेल्ड पढ़ लो, फिर तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। क्लास 11 में थोड़ी गलतियां हुई थी, यहां पर गलती नहीं करोगे, ठीक है ना, वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। वही समझो कि क्लास 11 में दिक्कत हुई थी, क्लास 11 में नहीं पढ़े थे, मत परेशान होना। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका भाई है, जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी वह हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? चलो, ठीक है, एक बार और समझाऊं। चलो, मतलब ये समझो कि ए, इसको देखोगे, अगर इन दोनों का डायरेक्शन निकालना, ऐसे समझो, मैं आपको एकदम बेसिक टर्म समझा रहा हूं। ये Q1 Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु, यहां पर कोई आदमी बैठा होगा तभी देख पाएगा इन दोनों के बीच में कैसा कांड चल रहा है, तुलना करके बता पाएगा। उसने कहा कि भैया दो आवेश है, Q1 है और एक हमारे पास Q2 है। हमने कहा कि ये आवेश की स्थिति इसके कारण, ये किधर बल लगा रही है, इस पर बल लगा रहा है इधर, तो हमने कहा कि चलो भैया ये इस पर बल लगा रहा है ऐसे, चलो ठीक है, ये इस पर बल लगा रहा है इधर की तरफ, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम बढ़िया बात कर रहे हो। R12 इधर हो गया, R21 इधर की तरफ हो गया। समझ में आ रही बात? मेरी बात को ध्यान से समझो। ये जो R12 है, एक के सापेक्ष दूसरे की तरफ, कहने का तात्पर्य क्या है कि R1 क्या है, आवेश Q1 की स्थिति सदिश। तो अगर हम 21 कर रहे हैं तो इसका मतलब आवेश Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। यानी कि R21 जो है मेरे प्यारे बच्चों, R21 जो है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश Q2 की, आवेश Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, क्योंकि ये इस पर बल लगा रहे हैं ना। जब इसको देखेंगे तो इसकी तुलना इधर करेंगे, और जब इसको देखेंगे तो इसकी तुलना इधर करेंगे। कहने का सारे चीज को हटा दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अगर आपके दिमाग में अलवा पलवा चल रहा तो सबको मार दीजिए गोली। मैं एक बात बताऊं, मोटा मोटा बात बताता हूं आपको। दो आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे बल लगाएंगे, ये आवेश इस पर बल इधर लगा रहा है, ये आवेश इस पर बल लगा रहा है। एक के सापेक्ष दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, दूसरे के सापेक्ष पहले आवेश पर लगने वाला बल, बात खत्म।
छोटा छोटा बात है। चलिए, तो ये तो लैंग्वेज की बात थी। आइए मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो चलो, लिखने का तरीका एकदम सिंपल है, ठीक है ना। कूलाम के नियम से, आओ एकदम सरल करके समझाते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। आओ सबको मार दो गोली, एकदम सरल तरीके से समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं भी बड़े हो तब भी कर लोगे। एक चीज बता सकते हो, मैं तो ट्रिक बता दूंगा। न्यूमेरिकल डिकोड सीरीज बेटा अभी यूट्यूब पे कराएंगे अब, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहला कंडीशन, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल ठीक है। हमने कहा कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण प्यारे बच्चों बल, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण का बल का मतलब समझ रहे हो, यहां पर हमारे पास Q1 है, हमारे पास यहां पर Q2 है, ठीक है ना। दोनों के बीच में बल लग रहा है R12, ठीक है ना। तो आप ऐसे कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, F12 यानी कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इस Q1 पर बल लग रहा है इसके कारण इधर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे F12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, हमने कहा कि बटे R का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है बाबू परिमाण। ये बाबू क्या है प्यारे बच्चों, परिमाण। एक्चुअल में दिशा कितना है, क्योंकि अगर किसी भी भौतिक राशि को हमें सदिश बताना है तो हमें एक चाहिए परिमाण और एक चाहिए प्यारे बच्चों दिशा चाहिए। दिशा के लिए क्या काम करेंगे, R एक के कारण दूसरे पर बल। हमने कहा कि किसी भी भौतिक राशि में अगर आपने R कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहां पर हमने बताया था, अगर आप थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे, हमने कहा किशन सर एक्स की दिशा में चले तो किशन सर गुणते आई कैप। तो यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि भैया किशन सर एक्स की दिशा में चले गए, तो उस भौतिक राशि में आई कैप से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने यहां पर क्या किया बेटा, अब ये हो गया बाबू दिशा, तो दिशा परिमाण अब ये सदिश रूप बन गया। चलो इसी का अपोजिट थोड़ा लेके समझते आते हैं। हमने कहा कि भैया आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, अभी इससे भी सरल ट्रिक बता दूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा होगा। F21 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी कि ये वाला जो आवेश है Q2, अब यहां पर क्या कह रहा है, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी कि इस पर कौन बल लगा रहा है प्यारे बच्चों, इस पर ही भाई साहब बल लगा रहे हैं इधर की तरफ। इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे के कारण पहले वाले पर बल। Q2 पर बल लग रहा है इस पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिखने का तरीका, यहां पे अब पढ़िया बांध दो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों क्या है R21, यहां पे R12 लिख लीजिएगा। अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है भाई, ये है बाबू परिमाण। अभी दिशा डायरेक्शन बाकी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या काम करोगे, R21। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म आ गया क्या, बताओ, यहां तक समझ में आ गया। तो क्या अब ये वेक्टर फॉर्म आ गया, क्या समझ में आ रही बात। ये कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। हमने कहा कि भैया ये Q1 जो है Q2 पर Q1 के कारण बल, तो F21, अगर हम यहां पर दो आवेश ले, एक Q1 और एक मेरे प्यारे बच्चों Q2, हमने कहा कि भैया ये R दूरी पर है तो R12 लेंगे, इस Q2 ये बल इस पर आरोपित करेगा इधर की तरफ, तो हम कहेंगे F12। बोलो हाँ कि ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, परिमाण है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस और आवेश का परिमाण, ये सब परिमाण है। दिशा से गुणा कर दिए, हमारे पास ये बन गया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं प्यारे बच्चों, मार दो सबको गोली। चलो कूलाम के नियम का सदिश रूप, किसी भी भौतिक राशि का ट्रिक बताता हूं, कूलाम के नियम का सदिश रूप, चलो ट्रिक बताता हूं। कूलाम के नियम, किसी भी कूलाम का हो, बायो सेवर्ट का हो, किसी भी साइंटिस्ट का, तुम्हें डायरेक्शन लिखना, तुम्हें सदिश सदिश आता ना हो, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप, नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सदिश रूप में क्या कहना है, एक चीज तू कंफर्म है ना,
सदिश में क्या होता है प्यारे बच्चों, वेक्टर लिखना है और उसके परिमाण से प्यारे बच्चों, उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है। सदिश रूप का क्या मतलब है, वेक्टर बराबर है ना, उस सदिश को लिखना है प्यारे बच्चों, दिशा और प्यारे बच्चों परिमाण चाहिए, ये परिमाण है ये दिशा है, ठीक है ना। चलो हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे वैसे आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। सदिश रूप लिखें, एफ यहाँ ने कि वेक्टर लिखा दिया, ठीक है। एक बात बताओ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है आर का स्क्वायर, यहां से सीधे आर कैप कर दो, तो ये एक तो ये होगा, ये भी ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, इसको क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर और बटे परिणाम आर, और यहां पे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर है। अब चाहे ये परिमाण आर कहो चाहे आर कहो, दोनों एक ही बात है। आर का गुणा आर में होगा तो आर का क्यूब हो जाएगा, यहां से एफ वेक्टर बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का क्यूब और इधर आर वेक्टर हो गया। अब चाहे आप प्यारे बच्चों ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। सबसे सरल रूप ये है कि अगर किसी भी भौतिक राशि का आपको मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, सदिश रूप, तो उसके अंदर क्या करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि सदिश राशि क्या होती है, आर बराबर दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण का गुणनफल होता है। दिशा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको क्या लिख सकते हैं, आर कैप को वेक्टर आर बटे परिमाण आर, आर का आर हो गया, आर का क्यूब हो गया, खत्म। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपके ऊपर ये समझाने का तरीका था कि अगर एक आवेश है तो उसकी स्थिति सदिश क्या होती है ना, वेक्टर क्या होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चे। बस मैंने क्या कहा कि आपको करना कुछ नहीं होता है, ये जो R12 है, R2 है, मतलब एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित कर रहा है और उस बल की एक फिक्स्ड दिशा होगी, यानी कि इसके अगर इसके कारण मतलब इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल, ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है। जब ये आदमी इस पर बल लगा रहा है तो F12 ये परिमाणों के दिशा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब Q2 पर Q1 के कारण बल, इस पर ये बल लगा रहा है तो हमने F21 कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर कैसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, 1 2 और 2 1 क्या दिखा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है, ठीक है, ज्यादा कुछ और नहीं लग रहा है, वो बल वो ताकत जो लग रही है। और ये तो क्लास 11 की चीज है कि एक्स अक्ष की दिशा में कैसे निकालते हैं, वाई अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में कैसे निकालते हैं। तो जब तुम इसका पोजीशनिंग निकालते हो तो ऐसे कहते हो नहीं एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, तो इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका तात्पर्य क्या है, तो सब वेक्टर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो कुल मिला जुला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, तो किसी भी भौतिक राशि में इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। जो ट्रिक था वो ट्रिक यहीं पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती है, कूलम बिंदु आवेश के लिए सत्य है, तो ये सब चीजें आप नोट करके लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग प्यारे बच्चों आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो कूलाम का नियम क्या है प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल है और वैद्युत बल दोनों है, यानी कि ये अब भी सही दोनों। क्लास का नोट्स बना लीजिएगा, क्लास को रिवाइज करिएगा बाबू, नोट्स अपडेट कर लीजिएगा, है ना, और डीपीपी की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हमें रेट करिएगा, बताइए क्लास कैसी लग रही है अभी आपको। कुछ चीजें हैं जैसे कुछ 11th की बेसिक चीजें जिनको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इस क्लास को दोबारा प्लीज देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं कहीं टॉपिक आपको अप लगे, कहीं डाउन लगे, तो ऐसे परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना कि अरे नहीं सर, लेकिन हम आपको लेवल से बहुत आगे जाके समझा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम था बहुत टफ टिपिकल दिखने को मिलेगा, लेकिन घबराना मत, आपको कुछ चीजें नहीं आती तभी आप यहाँ पे हो, सब कुछ आता तो आप यहाँ पर नहीं होते। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा पढ़ूंगा, थोड़ा सा आज नोट्स बनाऊंगा, कूलाम के नियम को, वेक्टर को, फॉर्म को लिखने की कोशिश करूंगा। वेक्टर अगर आपको जरूरत लगेगी तो हम वेक्टर पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। और बोलो चलो एक बार मुझे थम्स करके बता दो भैया, थम्स कर दो, थम्स कर दो सभी लोग जल्दी, फट 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 फट। क्या सब क्लियर है, सभी लोग थम्स कर दो। फिर बेटा टेंशन नहीं लेना है, सब लोगों को मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है और आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, क्लास मजा आया। ठीक है,
बहुत बढ़िया। आई लव यू टू बेटा, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार सपोर्ट के लिए, इसे पढ़ते रहिए, है ना। ये फिजिक्स का पेपर है 2026 का, है ना, रखा हुआ है, कभी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कैसे चुनरता है। पूछा गया कि नहीं? पहला ही सवाल दिया हुआ इसमें, आपके यूपी बोर्ड का पेपर है ये। 2 इलेक्ट्रॉन में वायु में 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण स्थिर वैद्युत बल कम से कम F1 F2 है, इन दोनों के माध्यम परावैद्युतांक अनंत हो जाए तब F1 F2 के बीच में संबंध क्या होगा, पूछा गया है, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल कराएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते रहिए, क्लास को रिवाइज करिएगा।